हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चित्रकला। चित्रकला टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। जब हम इसको याद करते हैं, पढ़ते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है हमारी। और मेरे नोट्स बनाए हुए हैं कुछ, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो फोटो में, ये A4 पेज पे मैंने नोट्स बनाए थे। इन्हीं नोट्स की PPT फाइल बनाकर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अब। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे शुरू से लेकर यानी कि जो राजस्थान की जो चित्रकला है उसका बेसिक्स क्या है वो सारी जानकारी यहाँ पे है। उसके बाद में हमारा जो आज फोकस रहेगा वो मेवाड़ स्कूल पर रहेगा। ये आप आगे और नोट्स देखिए यहाँ पे। ये जो सारे नोट्स हैं यानी कि जो ये कंटेंट है, इसी को ही मैंने PPT फाइल बना दी है सारी इसकी, वो हम पढ़ेंगे। और अगर आपको ये टेलीग्राम पर चाहिए ये नोट्स, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए नीचे और मैं आपको टेलीग्राम पर भी ये उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चित्रकला टॉपिक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास कैसे हुआ था। यानी कि जो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान चित्रकला, जो नाम है वो नाम कैसे आया, इसका उद्भव कब हुआ, सबसे प्राचीन हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आदि मानव द्वारा राजस्थान में चित्र बनाए गए थे, वो हमें मिले हैं, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनका स्थान इंपॉर्टेंट रहता है कि सर्वप्रथम जो राजस्थान में जो आदि मानव रहते थे प्राचीन काल में, बहुत पहले, तो उन्होंने राजस्थान में कहाँ कहाँ पर चित्र बनाए थे, गुफाओं के अंदर, पत्थरों के ऊपर, जंगलों में जो रहते थे। तो देखिए, राजस्थान में ऐसे 3 स्थान है। एक तो हो गया आलनिया दर्रा कोटा के अंदर, दूसरा है बैराठ, ये है जयपुर के अंदर, और तीसरा है दर, ये है भरतपुर के अंदर। तो 3 स्थान हमें आदि मानव द्वारा निर्मित प्रारंभिक चित्रों के मिलते हैं। और एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जैसे आपको 3 ये जो स्थान हैं इनके नाम दे देंगे और चौथा अलग नाम दे देंगे कोई, तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्थान ऐसा नहीं है जो आदि मानव द्वारा निर्मित प्रारंभिक चित्र है राजस्थान में। तो ये नाम आपको याद रखना है, आलनिया दर्रा, बैराठ और दर। और जिले भी याद रखने हैं साथ में, आलनिया कोटा, बैराठ जयपुर, दर भरतपुर। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ। अब देखिए, बात हमने आदि मानव की कर ली, उन्होंने तो सिर्फ पत्थरों पर बनवाए थे, पत्थरों पर इन्होंने चित्र बनाए थे, हमें उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, ठीक है, मानव थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लग गया, पढ़ने लिखने लग गया था, उसके बाद से इन्होंने ग्रंथ लिखने शुरू किए थे। बाद में इन्होंने चित्रित ग्रंथों का एक दौर चला था। ठीक है, आज भी है, अभी तक चल रहा है। तो वो ऐसे कौन से ग्रंथ है प्राचीन काल के जो हमें प्राप्त होते हैं राजस्थान में? तो देखिए, 1060 ईस्वी का हमें ग्रंथ मिलता है, और ये मिलता है जैसलमेर भंडार से, यानी कि जैसलमेर से। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ मिलते हैं जैसलमेर भंडार से। 1060 ईस्वी के हैं, 2 ग्रंथ हैं। एक तो है ओद निरुक्ति व्रति और दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्राचीन ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ कौन से हैं चित्रकला के राजस्थान में, तो पहला नाम याद होना चाहिए आपको, ओद निरुक्ति व्रति, और दूसरा होगा 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये 2 नाम हैं। इनको आप याद कैसे करोगे? देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, मेरा तो यही तरीका रहता है। 10 वैकालिका को आप इस तरह से पढ़ सकते हो, जैसे जस से जैसलमेर, तो जैसलमेर, जैसलमेर, इस तरह से बार बार पढ़ो, फिर आ जाएगा 10। तो 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर का है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी जननी मानी जाती है, मेवाड़ रियासत, यानी मेवाड़ चित्रकला। राजस्थान में तो सबसे प्राचीन हमने पढ़ लिए हैं कि जैसलमेर से मिलते हैं, और उसके बाद में मेवाड़ के हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में आरंभिक चित्र कहाँ से हैं, कैसे मिले, कौन से ग्रंथ मिले। तो पहला ग्रंथ है, इसका नाम आता है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये 1260 ईस्वी का है। इसका चित्रांकन हुआ था तेज सिंह के समय में। और दूसरा ग्रंथ हमें मिलता है वो है सोपान साहचर्यम, और ये पाशाउरनाथ द्वारा चित्रित है 1423 ईस्वी का, और ये देलवाड़ा में है। सबसे प्राचीन पूछे तो ये 1060 ईस्वी का हो जाएगा, ओद निरुक्ति व्रति, और दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी।
और मेवाड़ का आरंभिक चित्र अगर पूछे तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का, और चित्रांकन तेज सिंह के समय में हुआ था इसका। और दूसरा है सुपान साहचर्यम पाशारुनाथ चरित्र चित्रित, ये है 1423 का, देलवाड़ा में हमें ये मिला था। अब वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि 10 इस तरह से आप याद कीजिए कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इनमें फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी या फिर श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, प्राचीन कौन सा है, तो आपको 10 से याद रखना है कि 10 वाला है ये जैसलमेर का है, सबसे प्राचीन है 1060 ईस्वी का, और श्रावण ये हो जाएगा मेवाड़ का। 17वीं व 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जा सकता है आपको 16वीं या 17वीं शताब्दी, या फिर आपको 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी। इस तरह से आपको 3 या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि कौन सी शताब्दी के प्रारंभिक काल में राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल रहा था। तो 16वीं 17वीं नहीं, 12वीं 13वीं नहीं, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल था। तो इस तरह से आपको साथ साथ में क्वेश्चन बनाते हुए पढ़ना है। क्वेश्चन बनाते हुए अगर आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक क्लियरिटी बन जाती है उस कंटेंट के प्रति, और चीज़ें ज़्यादा याद होती है। तो हमने यहाँ पर एक तो सबसे प्राचीन ग्रंथ पढ़ लिया, फिर हमने मेवाड़ का जो प्राचीन ग्रंथ है उसको पढ़ लिया, और किस काल में ये राजस्थानी चित्रकला फली फूली ये भी हमने देख लिया। राय कृष्णदास जी कहते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अपभ्रंश शैली से गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं सदी में हुआ है। अब ये क्या है, देखिए राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं, इसका जो अधीनस्थ बोर्ड है वो कथन बहुत पूछता है। जैसे मैंने लोक संत में आपको बहुत सारे कथन करवाए थे, ठीक है, इसी तरह से हमें ये कथन भी हाईलाइट करके पढ़ना है। इनका कहना है कि राजस्थानी जो चित्रकला है इसका उद्भव एक तो अपभ्रंश शैली से गुजरात और मेवाड़ पर कश्मीर शैली के प्रभाव से ये बनी है, 15वीं सदी में इसका उद्भव हुआ था, ऐसा मानना है राय कृष्णदास जी का। इस लाइन को आप फिर से पढ़िए, फिर ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, बस बार बार पढ़ना है। ये कथन राय कृष्णदास जी का है। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ से है, ये मैंने आपको बताया है। सबसे प्राचीन अगर पूछें कि राजस्थान चित्रकला का, वैसे तो बहुत सारे जो सोर्स हैं, परंतु जो सर्वमान्य जो सोर्स होता है यानी कि जो मत होता है उसे हम लेकर चलते हैं। तो राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है मेदपाट मेवाड़। अब इसका नामकरण की बात करते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। भारत तो बहुत सारी रियासतों में बंटा हुआ था, तो कैसे कह दें कि ये राजस्थान चित्रकला है। मारवाड़ वाले कहेंगे कि हमारी अलग है, मेवाड़ वाले कहेंगे हमारी अलग है, जयपुर आमेर वाले कहेंगे हमारी अलग है। तो इसका एक नाम कैसे पड़ा कि अब ये राजस्थान यानी राजस्थानी चित्रकला कहलाएगी आगे आने वाले समय में, जैसे हम आज बोलते हैं जैसे। तो सबसे पहला इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी जी ने। आनंद कुमार स्वामी जी ने, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स, 1916 ईस्वी में। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। राजपूत पेंटिंग्स नामक किताब में 1916 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये तो बात होती है वैज्ञानिक विभाजन की, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। इन्होंने सिस्टम समझा था भी कौन कौन सी ये अलग अलग रियासतों की है, सिमिलरिटी इसमें क्या है। तो आनंद कुमार स्वामी ने इस बुक में राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होता है। इसी को ही राजपूत चित्रकला कहा। किसने कहा? कुमार स्वामी ने, ओसी गांगुली ने और हेवेल ने। तो तीन व्यक्ति हैं, एक तो है कुमार स्वामी, दूसरा है ओसी गांगुली और तीसरा है हेवेल। इन्होंने कहा कि आनंद कुमार स्वामी की जो ये बुक है राजपूत पेंटिंग्स, यही यानी कि इसमें इन्होंने जो बताया है यही है राजपूत चित्रकला, जो इन्होंने बताया है, ठीक है। वो बुक की बात है, बी की बुक में इन्होंने बहुत आपको पता है बहुत सारे सोर्सों से चीज़ें ली जाती है, उसके बाद में उसका कोई नतीजा आता है। तो हमें ये बस नाम याद रखने हैं कि आनंद कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग्स लिखते हैं 1916 में, और इसी बुक को आधार मानकर ये कहते हैं कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल की बस यही राजपूत चित्रकला है। डब्ल्यू.एच. ब्राउन क्या, इनकी एक बुक है इंडियन पेंटिंग्स। इसमें इन्होंने
जो ये राजस्थानी जो चित्रकला थी अलग अलग, इन सभी को मिलाकर, ठीक है, अलग अलग जो जोधपुर की रियासत हो गई, मेवाड़ की होगी, इन सभी को राजपूत कला का नाम दिया। किन्होंने? W.H. ब्राउन ने अपनी इंडियन पेंटिंग्स की एक बुक थी, इसमें इन्होंने कहा कि ये जो चित्रकला है इसका नाम होगा राजपूत कला, न कि भारतीय चित्रकला या फिर पश्चिमी चित्रकला। इस तरह से इन्होंने नाम नहीं दिया, बस इन्होंने कहा ये राजपूत कला है। इसके बाद में आता है H.C. मेहता। H.C. मेहता स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स, इसमें इन्होंने जो राजस्थान की जो चित्रकला है उसे कहा कि ये हिंदू चित्र शैली है। ठीक है, ये अलग अलग नाम बन रहे हैं, क्रम है इनका। बाद में आकर राय कृष्णदास जी क्या कहते हैं बाद में, कि सभी मतों का खंडन कर दिया कि कोई राजपूत कला नहीं है, कोई हिंदू चित्र शैली नहीं है। ठीक है, ये है राजस्थानी चित्र शैली, यानी कि हमारा एक नया नाम है इसका, और वास्तव में जो होना चाहिए वो है राजस्थानी चित्रकला। कोई इसकी अलग व्याख्या न करे, सभी मतों का खंडन यानी कि गलत साबित किया इन्होंने और राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। अब जो वर्तमान में क्या हुआ कि सर्वसम्मति से जो भी विद्वान थे उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इसका जो नाम होगा वो राजस्थानी चित्रशैली होगा, और राजस्थान चित्रशैली को आगे बहुत सारे भागों में बांट दिया गया है, परंतु प्रमुख नाम इसका जो है वो होगा राजस्थानी चित्रशैली। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके W.H. ब्राउन, राजपूत कला, और ये डेप्थ के क्वेश्चन हैं, ऊपर ऊपर के नहीं हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हर जगह आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने नोट्स में उतारते जाइए इनको। अब बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ से जुड़े व्यक्ति सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे और डॉक्टर R.K. वशिष्ठ। ये मेवाड़ जो रियासत है यानी मेवाड़ चित्रशैली है उस पर इन्होंने काम किया, कई बुक्स वगैरह लिखी, तो इनका संबंध इससे जोड़ा जाता है। किशनगढ़ जो चित्रशैली है वहाँ पर श्री एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली ने काम किया है। बूंदी कोटा यानी हाड़ौती चित्रशैली या हाड़ौती स्कूल, जैसे सर्वश्री प्रमोद चंद्र, डब्ल्यू जी आर्चर, महाराज ब्रजेंद्र सिंह, इन सभी ने काम किया है बूंदी कोटा चित्रशैली पर। श्री मंजूलाल रणछोड़लाल कहते हैं कि गुजरात चित्रकला शैली ने राजपूत चित्रकला शैली को जन्म दिया। अब आपको मैं बताऊं, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, और यहाँ पर गुजरात है, तो इनका कहना है कि यहाँ से जो लेखक यानी ये जो चित्रकार थे वो राजस्थान में गए, मेवाड़ में गए, जोधपुर में गए यानी मारवाड़ में, उसके बाद में इन्होंने जो चित्र बनाए वही आगे चलकर राजपूत चित्रकला कहलाई। तो ऐसा इनका मानना है कि गुजरात चित्रकला का प्रभाव है मेवाड़ शैली और दूसरे जो दूसरी चित्र शैलियाँ हैं। ठीक है, तो मंजूलाल जी, गुजरात चित्रकला शैली ने राजपूत चित्र शैली को जन्म दिया, ऐसा इनका कहना है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक नाम तो हमें मिल ही गया कि राजस्थानी चित्रकला है ये। अब देखिए इसको आगे भागों में बांट दिया है। हम पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। 4 स्कूलों में हम पढ़ेंगे। आगे इनके भी पार्ट हैं, वो हम आगे देखेंगे। और यहीं पर मैं पूरा टॉपिक ये ख़त्म नहीं करूँगा, ठीक है, चित्रकला का। मैं आपको राजस्थान के आधुनिक चित्रकार पढ़ाऊँगा, आगे भित्ति चित्रण पढ़ाऊँगा और लोक चित्रकला भी पढ़ाऊँगा। इन सभी का एक एक वीडियो आएगा, यानी कि ये लगभग 7 हो जाते हैं। 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 7 वीडियो तो चित्रकला के आएंगे। और हो सकता है कोई ज़्यादा मैटर होगा, आगे देखूंगा मैं पीपीटी फाइल किस तरह से बनती है, तो हो सकता है ज़्यादा भी हो, पर कम नहीं होंगे, 7 तो होंगे ही। तो आपको पूरे धैर्य से और एकाग्रता से आपको देखना है। तो हम आगे की यानी कि मेवाड़ स्कूल है, इसको शुरू करते हैं। मेवाड़ स्कूल को आज पढ़ेंगे हम। मेवाड़ स्कूल, इसके बारे में आप देखिए कि इसकी जो उपशैलियाँ हैं, आगे इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे चावंड शैली हो गई, उदयपुर शैली हो गई, नाथद्वारा शैली हो गई, और देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली। आगे जो ठिकाने होते थे जैसे बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा, इन सभी में अलग अलग जो चित्रकार थे वो चित्र बनाते थे। और आज जब हम जो उनके चित्र इकट्ठे करते हैं तब हमें ये नाम मिलते हैं कि हाँ ये चावंड शैली का है, ये उदयपुर शैली है, ये देवगढ़ शैली है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है कि देखिए देवगढ़, जैसे ये चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा हम इनको पढ़ते हैं। जैसे ये देवगढ़, सावर, शाहपुरा, ये 3 नाम दे दें आपको और चौथा कोई अलग से नाम दे दिया जाएगा यहाँ पे आपको,
कि ये मेवाड़ स्कूल का है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 3 तो दे देंगे कि हाँ ये मेवाड़ के हैं। चौथा, अगर आपको पता है 3 ये पढ़ रखी है तो चौथे का आप तुलना कर लोगे कि हाँ ये मेवाड़ का नहीं है, तो ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा। इसी तरह से जैसे बंदेड़ा, बागोर, बेंगू, 3 आपको ये ठिकाने दे दिए और चौथा कोई अलग ठिकाना दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि कौन सा मेवाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है, तो चौथा अलग होगा तो आप बता दोगे। अगर आपको ये 4 याद हैं कि बंदेड़ा, बागोर, बेंगू के अलावा मेवाड़ स्कूल से संबंधित हैं, तो इस तरह से यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इन्हें भी याद कीजिए, पढ़िए। अब हम शुरुआत करेंगे उदयपुर शैली से, फिर हम चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, इनके जो फैक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्हें हम देखेंगे और मेवाड़ स्कूल कंप्लीट करेंगे। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, देखिए ये हमने पहले पढ़ लिया कि मेवाड़ की अगर बात कर रहे हैं, उदयपुर शैली को ही मेवाड़ शैली भी कहा जाता है। तो सबसे इसके जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी वो किसका हो जाएगा, जैसलमेर भंडार का 1060 का, और ये है 1260 के। तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण हो जाएगा। और सुपासनाचर्यम इसका दूसरा ग्रंथ है, 1423 में इसे लिखा गया था, यानी चित्रित किया गया था देलवाड़ा में, और इसे पूरा किया था 1536 ईस्वी में कल्पसूत्र नामक चित्रित ग्रंथ से, और ये आज है सरस्वती भंडार उदयपुर के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सुपासनाचर्यम, ये खुद भी ये जो है ग्रंथ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे इसको पूरा कौन करता है, कौन सा ग्रंथ करता है, तो कल्पसूत्र 1536 ईस्वी में सरस्वती भंडार उदयपुर में आज ये सुरक्षित है। 1540 ईस्वी में विल्हण नाम के व्यक्ति ने चोर पंचाशिका ग्रंथ का चित्रण किया और प्रतापगढ़ के अंदर। देखिए ग्रंथ तो हमें मिल गया था, परंतु हमें पता नहीं था कि ये ग्रंथ है किसका, कहाँ का है। तो डगलस बैरेट और बेसिल ग्रे ने हमें बताया था कि ये जो ग्रंथ है इसका उद्गम मेवाड़ से हुआ था, यानी कि मेवाड़ का है, और जिला भी बता दिया प्रतापगढ़, कि ये प्रतापगढ़ का है चोर पंचाशिका ग्रंथ। और इसमें एक प्रमुख चित्र है चंपावती विल्हण का सुंदर चित्र है। तो ये आपको अलग से याद रखना है कि चंपावती विल्हण कौन से ग्रंथ का प्रमुख चित्र है, तो चोर पंचाशिका ग्रंथ का है। इसको किसने लिखा है, विल्हण ने लिखा है। कब लिखा था, 1540 में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। इसकी खोज यानी कि इसको किसने बताया कि ये मेवाड़ का है, डगलस बैरेट और बेसिल ग्रे ने। जैन, मालवा व अपभ्रंश का सामंजस्य मेवाड़ चित्रकला में है। ठीक है, तो जैन आपको याद रखना है, मालवा ये राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे मालवा। तो यहाँ के जो जैन चित्रकार थे वो भी यहाँ पर आए थे बाद में, मालवा के चित्रकार थे। तो ये मेवाड़ यहाँ पर था, ठीक है, मेवाड़ इसके पास में, ये पड़ोसी राज्य हैं इसके। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ के जो चित्रकार थे इधर उधर आते जाते थे, तो शैलियों का आदान प्रदान हुआ, 1-2 मिक्स हुई शैली और उससे एक नई शैली का जन्म हुआ। तो अगर हमारा जो कोई सामंजस्य का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन, मालवा व अपभ्रंश का सामंजस्य से कौन सी चित्र शैली बनी, तो मेवाड़ चित्र शैली। महाराणा कुंभकालीन, ये अभी हम मेवाड़ जो स्कूल है, मेवाड़ स्कूल की जो बेसिक जानकारी है वो हम देख रहे हैं। तो महाराणा कुंभकाल में एक व्यक्ति थे भिखम चंद ने एक ग्रंथ लिखा था ऋषिकाष्टक ग्रंथ लिखा। इसके 6 पशु पक्षियों के चित्र काफ़ी फेमस है। तो आपको नाम याद रखना है कि ऋषिकाष्टक किस व्यक्ति द्वारा चित्रित ग्रंथ है, तो भिखम चंद, ये आपको नाम याद रखना है। उदय सिंह आगे, तो उदय सिंह की बात करें 1540 ईस्वी के अंदर नाना राम के व्यक्ति ने भागवत पुराण का परिजात अवतरण नामक ग्रंथ लिखा था। और ग्रंथ लिखा था मतलब चित्रित किया था, ठीक है, अब चित्रकला पढ़ रहे हैं। और ये जो ग्रंथ है ये आज के समय अमेरिका में है, नस्ली हारामानिक संग्रह में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि कौन सा ग्रंथ है जो अमेरिका के नस्ली हारामानिक संग्रह में सुरक्षित है, तो 4 ग्रंथ दे देंगे आपको, और एक है कौन सा, भागवत पुराण का परिजात अवतरण। तो ये अमेरिका के नस्ली हारामानिक संग्रह में सुरक्षित पड़ा हुआ है। और ये कब का है, उदय सिंह के समय का। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप डोला मारूरी चौपाई 1592 ईस्वी में इस ग्रंथ का चित्रण हुआ था, और इनके समय चावंड शैली अस्तित्व में आई थी। चावंड शैली का है ये, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
अब पढ़ेंगे उदयपुर शैली को। अभी तो हमने मेवाड़ स्कूल की जो बेसिक जानकारी है वो देखी थी, कौन कौन सी सभी मिक्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। तो अब बात करेंगे हम उदयपुर शैली की। 17वीं शताब्दी मध्य में चरमोत्कर्ष था, ठीक है। तो आपको पढ़ना है कि 17वीं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि 17वीं शताब्दी का मतलब क्या है, यानी कि 1600 के बाद में जो सन आते हैं, जैसे 1650, 1640, 1670, ये इसको बोलते हैं 17वीं शताब्दी, न कि 1750, 1780, ये हो जाएगी 18वीं शताब्दी। तो इसको आपको है ना हाईलाइट करके पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या कर देता है, फिर हम गलत टिक कर देते हैं जानकारी न होने की वजह से। तो 17वीं शताब्दी का मतलब ये है। तो उदयपुर शैली का जो चरमोत्कर्ष है वो कब का है, 17वीं शताब्दी का। अब आपको दे दें जैसे 18वीं, 16वीं, 19वीं, ठीक है, 12वीं, तो कौन सा करोगे, है ही नहीं इसमें। तो 17वीं शताब्दी मध्य में चरमोत्कर्ष। मध्य का मतलब लगभग 1650 ईस्वी के आसपास। अमर सिंह को पढ़ते हैं सबसे पहले, इसका राजा उदयपुर शैली का। और वैसे ये चावंड शैली में भी इन्होंने कार्य किया था। तो चावंड शैली का अधिक विकास हुआ था इनके समय में। 1605 ईस्वी में रागमाला का ये जो ग्रंथ है इसका चित्रण हुआ था निसारदीन द्वारा। ये यहाँ के प्रमुख चितेरे हैं। निसारदीन, आपको नाम याद रखना है कि मेवाड़ शैली के ये चित्रकार हैं। और 1605 में एक ग्रंथ लिखा गया था, यानी चित्रित किया गया था रागमाला। और इस पर मुगल प्रभाव आने लगा था। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप की निधन के बाद में, उसके बाद में अमर सिंह राजा बना था। और अमर सिंह को आपको पता है जहांगीर के साथ संधि करनी पड़ी थी, और जिसके बाद से मुगल प्रभाव आने लगा यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अमर सिंह के। चावंड शैली का अधिक विकास 1605 में रागमाला निसारदीन द्वारा, और मुगल प्रभाव आने लगा था अमर सिंह के काल में मेवाड़ चित्र शैली पर। अब आता है जगत सिंह। जगत सिंह 1628 से 1652। ये जो सन है ना, इनको यहाँ पे आपको इन पर लोड नहीं लेना है कि इनको याद कैसे करें। देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब आपको वहाँ पर ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप हिस्ट्री भी करो, हिस्ट्री पढ़ने के बाद में ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। यहाँ पर इसका लोड नहीं लेना है। अगर आपको नहीं याद है तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको याद हो जाएंगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है हिस्ट्री पहले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको याद ही होंगे ये। तो जगत सिंह के बारे में बात करते हैं तो पॉइंट हमें मिलता है पहला, चित्रकला विकास का सर्वश्रेष्ठ काल। जैसे हमने पढ़ा था ना कि 17वीं शताब्दी के मध्य में, तो मध्य देखो, इसका कार्यकाल देखो आप, शासनकाल 1628 से लेकर 1652। तो चित्रकला विकास का सर्वश्रेष्ठ काल। और लघु चित्रकला का स्वर्ण काल है। लघु चित्रकला मतलब छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे उस समय। तो लघु चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय रहा है, जगत सिंह के समय में। वल्लभ संप्रदाय, जैसे हम नाथ द्वारा पढ़ते हैं राजसमंद के अंदर, तो वो आपको पता है मेवाड़ का क्षेत्र था। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रसार के कारण भी लघु चित्रकला का स्वर्णकाल था। और भी चित्र बहुत सारे बनाए गए थे, और ये भी उदयपुर शैली के अंडर में आती है सारी। जैसे आगे हम पढ़ेंगे इसको, चित्तौरों की ओवरी, जिसे तस्वीरारो कारखानो नाम दिया। देखिए, उस समय इतना मतलब इनका ये क्रेज था, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरह से इनका दौर चल रहा था कि फैक्ट्रियां बनने लगी थी, ठीक है। और जगत सिंह ने फैक्ट्री बनाई थी तस्वीरारो कारखानो, ऐसा आप समझ सकते हो। चित्तौरों का मतलब क्या होता है कि चित्रकार, ठीक है। चित्तौरों की ओवरी या फिर चित्तौरों की ओवरी, तस्वीरारो कारखानो, फैक्ट्री हो गई, तो जगत सिंह का नाम आएगा। प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन, मनोहर, और ये जो जहांगीर कालीन शैली है ये है शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन ने बहुत सारे चित्र बनाए थे, इसमें इनकी एक शैली प्रमुख है जहांगीर शैली। तो आपको ये भी याद रखना है कि जहांगीर कालीन शैली से किस चित्रकार का नाम जुड़ा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा शहाबुद्दीन। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण, इन सभी ग्रंथों को आधार बनाकर उस समय बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे रामायण है, तो रामायण के जो फेमस संवाद होते हैं उनका, जैसे कोई दरबार की अगर कोई बात है तो उस दरबार का चित्र बना दिया। तो इन ग्रंथों का आधार था उस समय काफ़ी। और लघु चित्रों का निर्माण ये हमने देखा है काफ़ी हो रहा था उस समय। अब आते हैं राजा राज सिंह। राजा राज सिंह की टेंशन चल रही थी औरंगजेब के साथ, काफ़ी ध्यान उनका वहाँ पर था। और फिर भी जो शहाबुद्दीन है ये वही है जो अभी हमने पढ़ा था पहले। 1655 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक चित्र बनाया, शुक्र क्षेत्र महात्ययम। शुक्र क्षेत्र महात्ययम ये पड़ा है सरस्वती भंडार उदयपुर के अंदर।
1659 में ग्रंथ एक और चित्रित किया गया जिसका नाम है भ्रमर गीत। तो ये दोनों ग्रंथ है शहाबुद्दीन के, राजा राज सिंह के काल में ये बनाए गए थे। महाराणा जय सिंह 1680-1698 तक लघु चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ। ये जो आपको ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं इनके आधार पर काफ़ी चित्रों का निर्माण हो रहा था, जैसे महाभारत हो गया, भगवत गीता, सारंगधर, सारंगदत्तव, सूरसागर, रसिक पिरिया, पृथ्वीराज रासो, पंचाख्यान, रामायण, कादम्बरी, रघुवंश, इन ग्रंथों पर यानी कि ग्रंथों पर आधारित चित्रों का निर्माण अधिक हुआ, तेजी से हुआ। तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, अगर पूछ लें तो ज़्यादातर यहीं के हैं तो याद हो जाएंगे, जैसे महाभारत, भगवत गीता, नाम मिले जुले हैं, सारंगदत्तव, सारंगधर, सूरसागर, रसिक पिरिया, पंचाख्यान, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, सारंगधर, पृथ्वीराज रासो, कादम्बरी, रघुवंश। तो बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं अमर सिंह की। तो 1698 से लेकर 1710 ईस्वी तक रसिक पिरिया के 46 चित्र उल्लेखनीय हैं इनके काल के। ठीक है। संग्राम सिंह द्वितीय और प्रथम कौन थे? राणा सांगा जिन्होंने 1527 का खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर के विरुद्ध। ठीक है, ये वही राणा सांगा है। और ये जो संग्राम सिंह द्वितीय है ये प्रथम है। ठीक है, ये प्रथम है, ये नहीं है। और ये द्वितीय, ये तो 1527 में युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं हम 1710-1734 की। गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, कलीला दमना ग्रंथों पर काफ़ी चित्र बने थे। और इनके समय में लघु चित्रों की परंपरा समाप्त हो गई। स्वर्णकाल कब था? जगत सिंह के समय में। ठीक है, तो उनका नाम भी आप यहाँ पे लिख लीजिए नोट्स में, और वहाँ पर भी लिख लीजिए कि शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा बन रहे थे, तो ख़त्म कब हुई? तो लघु चित्रों की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी थी संग्राम सिंह द्वितीय के समय में। अब देखिए, लघु चित्र, छोटे चित्र बनना बंद हो गए तो क्या होगा? बड़े बनेंगे। तो बड़े पन्नों पर चित्र बनने लगे हमीर सिंह के काल में। भीम सिंह के काल में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ, यानी दीवारों पर चित्रण हुआ काफ़ी, बहुत सुंदर सुंदर जो गैलरियाँ होती है उन पर जैसे हम चलते हैं तो बहुत बड़े बड़े चित्र दिखाई देते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं वो। जैसे आज भी हम जैसे ये कोई घूम के आते हैं, जैसे इसमें दुर्ग वगैरह में जाते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी महलों में देखने को मिलते हैं। तो भीम सिंह के काल में भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ और बड़े पन्नों पर चित्र हमीर सिंह के काल में काफ़ी बने। और लघु चित्रों की परंपरा समाप्त कब हुई? संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। प्रमुख चित्र यानी पूरे मेवाड़ की बात कर रहे हैं। नायिका भेद सेट और रसिक पिरिया सेट। 1714 ईस्वी का गीत गोविंद सेट राजकीय संग्रहालय उदयपुर के अंदर है। 1719 का बिहारी सतसई सरस्वती भंडार उदयपुर के अंदर है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। 1648, 1651 भागवत पुराण, रामायण और आर्ष रामायण, इसके रचयिता हैं साहबदीन ने इन चित्रों को बनाया था। सन भी याद रखने हैं इनके आपको, जैसे 1648, 1651 और 1651 रामायण, आर्ष रामायण, भागवत पुराण। ठीक है, 1651 में एक रामायण, एक आर्ष रामायण, एक 1648 का अलग से हो जाएगा भागवत पुराण। वसली क्या होता है? एक तरह का पुराना कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाए जाते थे। आज के समय जैसे आपको राजस्थानी शब्दावलियाँ जैसे हमें पढ़नी होती है तो वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि, तो ये चित्रकला से संबंधित है इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने कि एक तरह का पुराना कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाए जाते थे उसे वसली कहते हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं, इनकी विशेषताएं जो पुरुष और स्त्री की हैं वो तो लगभग देखो सेम सी रहेगी। जैसे मानवाकृति, लंबी, चेहरा गोल अंडाकार, बड़ी मूंछें, विशाल नेत्र। अब आपको पता है कि जोधपुर में रहते हैं वो भी तो बड़ी मूंछें रखते हैं, मेवाड़ वाले भी रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जोधपुर से मेवाड़ हज़ारों किलोमीटर दूर है। ठीक है, जैसे हम कह दें कि चीन के उधर है। ठीक है, चीन के व्यक्तियों की अगर बात करें तो उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने किलोमीटर का गैप है? तो लगभग चीज़ें सेम रहेगी, फिर भी हमें अलग अलग पढ़नी होती है। इनका कंपैरिजन कैसे होगा? ठीक है, इनका कंपैरिजन कैसे होगा? जैसे हम आगे वाली पढ़ेंगे ना तब आपको अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा इसका। ठीक है, कि मानवाकृति, लंबी, चेहरा गोल अंडाकार। आपने महाराजा सूरजमल की फोटो देखी होगी काफ़ी बार, तो उसमें काफ़ी उनका चेहरा जो अंडाकार और बड़ा दिखाई देते हैं। तो वो तो भरतपुर के आगे, हम बात तो हम मेवाड़ की कर रहे हैं। तो यही तो बात है ना
यहाँ पर जो एरिया है राजस्थान का आसपास का, तो यहाँ पर सभी मूंछें रखते हैं प्राचीन काल इसमें जो मेवाड़ के जो सरदार थे। तो जो आगे वाली पढ़ेंगे तब आपको पुरुष का जो कंपैरिजन समझ में आएगा। स्त्री, मीना करती आंखें, भरी हुई चिबुक, अधर कुछ खुले हुए। हाशिए, हाशिए लाल रंग के थे। हाशिए क्या होते हैं, जैसे ये आप फोटो बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो ये बेल बूटे बना दिए जाते हैं ना बार बार फ्रेम से, इसको हाशिया जाना जाता है, हाशिए के रूप में। भवन, जो भी चित्रों में भवन दिखाई देते थे वो सफेद रंग के थे। रात्रि का दृश्य दिखाया गया था कि जैसे शाम थी, ठीक है, शाम हो गई और बादल आ गए, इधर सूरज है और गहरी नीली धुएं के रंग की पृष्ठभूमि, यानी कि जो बैकग्राउंड था, ठीक है, वो थोड़ा नीला दिखाया गया है धुएं के आकृति में, ठीक है, धुएं के रंग जैसा। रंग, चटकीले रंग का प्रयोग होता था, यानी कि चमकदार जो आंखों में लगे, चटकीला रंग। पीला और नीला लाजवर्दी रंग, जोगिया, हरा, श्वेत, ये मेवाड़ में यूज होते थे। वृक्ष बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, कदम के, और आमर वृक्ष, अशोक वृक्ष भी दिखाई देते हैं। चित्रण, हाथी का, यानी कि जो जानवर है, जानवर ज़्यादातर हाथी दिखाते थे ये। उदयपुर शैली के चित्रकार यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, जैसे जीवा, अमरा, नग्गा, शिवदयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ, शिवा, भोपा, शोबक्स, कमलचंद्र, धनसार, राम प्रताप, कृपाराम, नयन चंद्र। इनको याद कैसे करोगे आप, ठीक है, इनको याद, मेरा तरीका तो ये रहता है कि बार बार रिवाइज करो, ठीक है, बार बार इतनी बार रिवाइज करो कि ये चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। मैं आपको एक भारी भरकम यहाँ पर लाइन अलग से नहीं बताऊंगा। आभूषण का मैंने टॉपिक करवाया था, वो मैंने ट्रिक के माध्यम से ही करवाया था वैसे, क्योंकि वो अगर मैं उसको सीधा ही बताता तो वो कहेंगे कि ये तो ट्रिक के बिना याद ही नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने उसमें ट्रिक बनाकर उसी समय आपको बताई थी। वैसे वो भी बिना ट्रिक के याद किए जा सकते हैं, इतने नाम भी लगभग 200 के आसपास थे वो, ठीक है। तो ये नाम भी बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएंगे, बस आपको रिवाइज करना है। जैसे शिवदयाल हो गया, ये सै से शुरू हो रहा है। शाहजी हो गया, ये भी सै से हो रहा है, ठीक है। शिवा हो गया, ये भी सै से है। शोबक्स, ये भी सै से है। तो इन चारों को आप अलग से याद कर लो, ये टेक्निक होती है, थोड़ा अलग से कोई नाम याद नहीं करने बस। एक तो आप ये नाम याद करो, ऊपर से आपको अलग से और एक लाइन दे दी जाए, उसको और पढ़ो आप, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो शिवदयाल, शाहजी मियाँ, शिवा, शोबक्स, 4 ये हो गए। फिर ये छोटे छोटे नाम हैं, इनको आप अलग कर लो, जैसे जीवा, अमरा, नग्गा, भोपा, इन चारों को आप ऐसे पढ़ो, जीवा, अमरा, नग्गा, भोपा, और 4 जैसे सै से शुरू हो रहे हैं, शिवदयाल, शाहजी मियाँ, शोबक्स, शिवा। और राम प्रताप, अब आपको पता है राम किसके वंशज थे, कौन से कुल के थे, तो रघुकुल हम पढ़ते हैं, तो रघु को इससे जोड़ लो आप अपने आप ही, अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। राम प्रताप हो गया, और राम प्रताप राम भगवान के रूप में हम मानते हैं, तो राम कृपा करते हैं, राम कृपा करते हैं, तब धन की वर्षा होती है। धन की वर्षा होती है तो हमारे नयन को सुख मिलता है, यानी कि हम धन की वर्षा देखें, देखो, ठीक है। तो नयन चंद्र, यानी कि नयन हमारे खुश होते हैं। तो ये बन गई ट्रिक, अगर आप ऐसा विश्वास करते हो तो पढ़ लो आप। जैसे जीवा, अमरा, नगा, भोपा, और 4 ये नाम हो गए, शिवदयाल, सै से शिवदयाल, शाहजी, शोबक्स, शिवा, और राम प्रताप यानी रघुनाथ, रघुकुल से हैं, कृपा बरसाते हैं, भगवान हैं, तो धन की वर्षा होती है। और नयन, ये मैंने अभी बनाया है, कोई अलग से नहीं लिखा हुआ है, ना मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ऐसी चीज़ें। तो कोई भी तरीका अगर आपको ठीक लगे वैसे आप पढ़ सकते हो, ट्रिक से आप पढ़ सकते हो, तो आप अपनी बनाइए इस तरह से। ये मेरे को तो याद है, वैसे ही आगे भी मैं आपको रिपीट करवाता रहूँगा, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नाथ द्वारा शैली, हमने उदयपुर पढ़ लिया, यानी मेवाड़ पढ़ लिया, और ये मेवाड़ स्कूल की जो उपशैली है आगे, नाथ द्वारा शैली, इसको पढ़ेंगे। यहाँ के जो प्रमुख चित्र है वो है पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण, पिछवाई का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मंदिर है, मंदिर के अंदर यहाँ पर भगवान शिव की कोई मूर्ति है, ठीक है, शिव की, कृष्ण जी की, किसी की भी। इसके पीछे अगर दीवार है, ठीक है, और दीवार और इस मूर्ति के बीच में एक बड़ा पर्दा यहाँ पे टांग दिया जाएगा, ऐसे करके, ऐसे। और इस पर्दे के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको, इस पर्दे को पिछवाई चित्रण कहा गया।
यानी कि मूर्ति के पीछे है ये, यानी कि बैकग्राउंड अच्छा लगे। अगर कोई दीवार खराब हो, जैसे हम फोटो खींचते हैं, ठीक है, अगर पीछे से दीवार खराब है तो क्या करते हैं लोग, चादर लगा देते हैं, जिस फूलों वाली चादर लगा देते हैं। तो इसी तरह से ये जो चादर होती है, यानी कि या फिर दीवार के ऊपर वो भित्ति चित्रण हो जाएगा, और पिछवाई का मतलब मूर्ति के पीछे जो चित्रण किया जाता है उसे पिछवाई। तो ये नाथ द्वारा का काफ़ी फेमस है और उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। ठीक है, मेवाड़ का मैंने आपको बताया था, उदयपुर का उसमें क्या था, जैन थी, एक तो जैन थे, एक मालवा और एक अपभ्रंश। इसके समन्वय से हमने उदयपुर शैली को पढ़ा था। तो नाथ द्वारा शैली का अगर समन्वित रूप पढ़ें तो कौन सा होगा, एक तो उदयपुर शैली और दूसरा ब्रज शैली। अब ब्रज का नाम कैसे आ जाएगा, जैसे ब्रज का नाम आपको भरतपुर, मथुरा वहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कृष्ण जी का जो वहाँ पर नगरी है, क्योंकि नाथ द्वारा में जो मूर्ति स्थापित की गई थी औरंगजेब के समय में, और यहाँ पर थे राज सिंह। तो औरंगजेब ने आपको पता है बहुत सारे मंदिर तुड़वाए थे, मूर्तियाँ तोड़ी थी, तब एक मूर्ति को बचाकर लेके आए थे नाथ द्वारा राजसमंद में, और राज सिंह के संरक्षण में वहाँ पर उसको स्थापित किया गया था, जिसे हमने लोक संतों में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ से कृष्ण जी की मूर्ति आ रही है तो उनका भी जो माहौल था वो भी आएगा साथ में, तब हम ब्रज शैली जोड़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर तो उदयपुर था ही, यानी मेवाड़ रियासत, तो उदयपुर और ब्रज दोनों के मिलन से समन्वित रूप से नाथ द्वारा शैली का जन्म हो गया। तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पिछवाई हो गया और दूसरा ये समन्वित रूप हो गया। शैली की मौलिक देन, यानी श्रीनाथ जी के पीछे सज्जा के लिए, यानी कि सुंदर दिखने के लिए कपड़े के पर्दे पर चित्र पिछवाइयों के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण, ठीक है, यशोदा, नंद, बाल गवाल, बाल गोपाल, गोपियाँ विशेष छाप छोड़ती है। ये भी मैंने आपको बताया है कि कृष्ण जी आ रहे हैं, नाथ द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, तो प्रभाव भी इनका यही रहेगा। श्रीनाथ जी की आकृति आलेखन ही प्रधान उद्देश्य, यानी कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसका ही चित्रण यहाँ पर प्रमुखता से होता है। गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, यानी बैकग्राउंड में सघन वनस्पति। आपको पता है मेवाड़ के वहाँ का जो आसपास अरावली है, वहाँ पर जो पहाड़ हैं, प्राकृतिक है, वहाँ प्रकृति बहुत अच्छी है वहाँ पे, तो बैकग्राउंड इसका रहता है। आसमान में देवी देवताओं का अंकन है। गायों का, अब आपको पता है कृष्ण जी की अगर बात करते हैं तो गायें तो होंगी ही, ठीक है, गायें हो गई, कृष्ण जी दूध पीते हुए हम फोटो काफ़ी देखते हैं, तो उस तरह के चित्र। तिलकायत श्री गोवर्धन जी के समय चित्रकला चरम पर थी नाथ द्वारा की, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अन्नकूट चित्र है, नाव का मनोरम दृश्य दिखाया गया है, बंगलों के उत्सव दिखाए गए हैं, 56 भोग का चित्रण किया गया है, कलियों की हट्टी का चित्रण किया गया है। ये सभी चित्र हैं नाथ द्वारा से संबंधित। पुरुषों की विशेषता, गुसाइयों के पुष्ट कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपाल। देखिए ये अंतर सीधा ही हो गया पुरुष का, उदयपुर का और इस नाथ द्वारा का। वहाँ पर तो हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, मूंछें वगैरह पढ़ी थी, बड़े चेहरे, अंडाकार, और यहाँ पर गुसाइयों के पुष्ट कलेवर और नंद यानी कृष्ण जी, अन्य बाल गोपाल जो छोटे छोटे होते हैं, गवाले के रूप में जो बच्चे होते हैं, उनको गायें चराते हुए, ऐसा चित्रण यहाँ पे किया गया था। तो पुरुष यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख महिला चित्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है, रिपीटेड है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कमला और इलायची चित्रकार हैं इसके प्रमुख महिला चित्रकार नाथ द्वारा शैली के। ठीक है, इसको आप गोल के पीजो, कमला, इलायची। ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों से पीछे हो जाते हो। रंग यहाँ का है हरा और पीला। आपको पता है बैकग्राउंड हमने पढ़ा अभी इसका कि बैकग्राउंड कौन सा था, प्राकृतिक दिखाते थे ये, तो प्रकृति हरे रंग की होती है, ठीक है, ये पेड़ पौधे। और पीला, पीला यहाँ पे बहुत सारे जो शाम के जो चित्र बनाते हैं, यानी कि जब गाय चरती होती है गोधूली के समय में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता है सूरज दिखाते हैं, तब इसका प्रकाश पीला दिखाई देता है, और बैकग्राउंड में पक्षी और गाय वगैरह ये दिखाते हैं। ऐसे चित्र हैं नाथ द्वारा शैली के। तो हरा और पीला प्रमुखता से यहाँ पर रंग यूज किया जाता था। वृक्ष, कदली और केला, कदली या फिर केला। चित्रण, गाय का। देखिए हमने मेवाड़ में हाथी पढ़ा था, ठीक है। अब आप ऐसा अंतर भी कर सकते हो, आपको रटना नहीं है, आप समझ सकते हो कि नाथ द्वारा में हम कृष्ण जी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई महाराजा राजा ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
तो गाय का चित्रण किया जा रहा है, यानी कि जो जानवर है, पशु है, जो गाय है, वहाँ पर हाथी है। अब आपको पता है मेवाड़ आक्रामक था, मेवाड़ ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़ा इनका पूरे भारत में योगदान है, तो उनके पास तो हाथी होंगे ना, राजसी ठाट बाट होगा, तो उनके चित्र भी वैसे ही होंगे। तो इन्होंने हाथी को दिखाया है बहुत ज़्यादा। तो ये हाथी पशु किसका हो जाएगा? मेवाड़ का। और नाथ द्वारा आपको पता है, जैसे ऊपर हम पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हाँ गाय वगैरह इन्हीं का चित्र होगा, पशु का। तो कंपैरिजन करके पढ़िए। अब आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी कि उदयपुर का हाथी है, नाथ द्वारा का हाथी तो नहीं होगा, नहीं, यहाँ का गाय होगा और यहाँ का हाथी होगा। नारायण, ये जो चित्रकार हैं, ये पुरुष चित्रकार है नाथ द्वारा के, तो नारायण हो गया, उदयराम हो गया, चतुर्भुज, देवकृष्ण, रामलिंग, हरदेव, चंपालाल, हीरालाल, घासीराम, विठुल, तुलसीराम और भगवान। इनको भी आप उसी तरह से याद कीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बार बार इसका रिपीट कीजिए इसको। जैसे लाल हो गया, तो लाल किसके पीछे लगा है? एक चंपालाल हो गया, एक हीरालाल हो गया, दो को आप अलग याद कर लो, ठीक है। जिनके पीछे राम लगा है, जैसे घासीराम, इसके आगे लगा हुआ है तो रामलिंग, ठीक है, रामलिंग, घासीराम, एक ये रहा तुलसीराम, और ये सारे कौन से? राम को क्या मानते हैं? भगवान। तो इस तरह से पढ़ लो आप। हरदेव, हरदेव भगवान हैं। देव से देवकृष्ण पढ़ लो आप। हरदेव, देव, आगे देव आ गया, आगे कृष्ण और लगा दो, एक चित्रकार का नाम और याद हो जाएगा, देवकृष्ण। नारायण, उदयराम, और एक रह गया ये विठुल। तो इस तरह से बार बार पढ़ के इनको याद कर लो। चंपालाल, हीरालाल, दोनों के पीछे लाल है। देवकृष्ण, रामलिंग, ये रामलिंग, घासीराम, राम लगा हुआ है, इसके भी राम लगा हुआ है, तुलसीराम, और राम कौन है? भगवान है, ठीक है। उदयराम हो, एक ये रहा राम यहाँ पे, इसको साथ में पढ़ लो आप, घासीराम, तुलसीराम, उदयराम और रामलिंग, अलग अलग लिख लो इनको आप, ठीक है। और नारायण, चतुर्भुज, विठुल, इसको आप अलग से पढ़ लो, ये भगवान हैं। देवगढ़ शैली, जय सिंह काल में रावत द्वारिकादास चुंडावत, यानी जय सिंह के काल में जो रावत द्वारिकादास चुंडावत था, ये देवगढ़ ठिकाने का था। और देवगढ़ ठिकाने के जो सामंत होते थे उनको कहा जाता था 16वें उमराव। 1680 की बात हो रही है ये, 16वें उमराव। तो यहाँ की भी जो शैली है वो, इस पर प्रभाव था मारवाड़ शैली का, जयपुर शैली का और मेवाड़ शैली का, यानी कि मेवाड़, यहाँ पर जयपुर भी मिक्स हो गई और मारवाड़ भी मिक्स हो गई। तो तीन शैलियों के मिक्स से एक नई एक शैली बनी, वो है देवगढ़ शैली, ठीक है। ये क्वेश्चन है सीधे ही, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो मारवाड़, ये नाथ द्वारा का कौन सा पढ़ा था हमने? ब्रज और उदयपुर शैली। और देवगढ़ हो गई मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली। जोधपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव, अगर ये पूछे कि देवगढ़ शैली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो ये देवगढ़ शैली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो जोधपुर शैली का हो जाएगा। इसको प्रकाश में कौन लेकर आई थी? देखिए, जो कन्फ्यूजन तो हमें उसमें भी हो रही थी कि मारवाड़, मेवाड़, ये जो जयपुर है, इनकी शैलियों को कैसे नाम दे, कैसे पढ़े इनको। तो ये देवगढ़ ठिकाने की या फिर मान लो इस तरह की उपशैली को बाहर कैसे निकालेंगे हम। तो इन्होंने अंतर जाना डॉक्टर श्री अंधारे ने, तो इसको प्रकाश में लेकर आए थे डॉक्टर श्री अंधारे, ये नाम आपको याद रखना है। प्रमुख विषय इसके हैं प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार सवारी। अब ये मैंने आपको जैसे बताया था नाथ द्वारा, तो नाथ द्वारा तो भक्ति की बात आ गई, भक्ति आ गई, कृष्ण जी आ गए, माता यशोदा आ गई, तो इसी तरह के सारे चित्र थे। और पशु था गाय यहाँ पे। अब हम सामंत की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये है ना देवगढ़ ठिकाना, और ये राजाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके प्रमुख विषय कौन से होंगे, ठीक है। इनको ये इतना ज़्यादा भक्ति भाव में नहीं थे ये, तो प्राकृतिक परिवेश प्रमुख विषय थे इसके। शिकार, इनको शिकार पसंद था, तो शिकार के चित्र बनाए जाते थे यहाँ पे, इन्होंने गाय के चित्र नहीं बनाए। अंतःपुर, ये आप समझते हो। राजसी ठाट बाट, इनके ठाट बाट थे उस समय, ये भी हम राजा हैं, सामंत हैं, हमारे पास पावर है, तो ऐसे चित्र। ये श्रृंगार सवारी, सवारी बहुत अच्छी निकालते थे ये। तो इस तरह के चित्र यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके भित्ति चित्र भी हैं देवगढ़ के, एक है अंजारा की ओवरी और मोती महल, आगे भी हम इनको पढ़ेंगे। तो ये दो आपको नाम याद रखने हैं। ये जो एक दो फैक्ट होते हैं ना, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, तो फिर हमारा नोट्स में लिखा हुआ क्वेश्चन अगर हमारा गलत हो जाता है ना, तब ये बहुत बड़ी गलती होती है, दूसरे विद्यार्थियों से हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो इसके भित्ति चित्र हैं अंजारा की ओवरी और मोती महल।
प्रमुख चित्रकार है यहाँ के बगता, नग्गा, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय। देखिए कंवला आपको एक नाम याद रखना है, प्रथम द्वितीय आगे लगाना है। हरचंद, चोखा, बैजनाथ और बगता, नग्गा, ये तो 5 सही है, इनको आप वैसे याद कर लोगे। पहले वाले भी हमने अच्छे, मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे आपने। चावंड शैली, चावंड शैली का जन्मदाता है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप आपको पता है, महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो युद्धों में ही बीता था ज़्यादातर, ठीक है, तो हम उनके युद्ध पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो सर्वाधिक विकास हुआ अमर सिंह के काल में, ये हमने सर्वप्रथम पढ़ा था। और इसके समय में मुगल शैली, ये जो मुगलों का प्रभाव आने लगा था। प्रसिद्ध चित्तर रागमाला है, वही है ये नासिरुद्दीन जो हमने पढ़ा था, नसीरुद्दीन 1605 का। तो इस तरह से हमने मेवाड़ स्कूल कंप्लीट। इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है, जैसे एक तो ये जो राजस्थान की चित्रकला है, राजस्थान की जो चित्रकला है उसका जो बेसिक जो क्वेश्चन है, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने देखे थे। ये क्या है, किस तरह से इसका वर्गीकरण हुआ, कैसे इसका नाम पड़ा। उसके बाद में हमने इसका मेजर पार्ट मेवाड़ स्कूल, ठीक है, वैसे 4 पार्ट है ना, तो हमने बड़ा जो पार्ट था वो कवर किया मेवाड़ स्कूल। अब सेकंड वीडियो के अंदर हम मारवाड़ स्कूल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये सबसे पहले आपको बताया था इन नोट्स में, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है चावंड शैली तक। अब हम मारवाड़ स्कूल स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे काफ़ी, तो इसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।